हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि उत्तराखंड के अधिकांश टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। उत्तराखंड की अधिकांश चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि भूलवश कहें या फिर कहें कि जल्दी जल्दी आपका कोर्स कवर करवाने के चक्कर में कुछ पॉइंट आपके छूट गए थे। जैसे कि हमने कोई टॉपिक पकड़ा, उस टॉपिक के अंदर कुछ पॉइंट हमारे छूट गए थे। पहली बात तो हम उन पॉइंटों को यहाँ पर से कवर करते हुए चलेंगे। दूसरी बात, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हम इसमें ऐड करेंगे जिनको आगामी एग्जामों में आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे आने वाली परीक्षाओं के लिए। देखिए, इस सीरीज जो हमारी वन लाइनर की हमारी जो सीरीज चलेगी, अभी तक हमने जितना पढ़ लिया है, ऐसा नहीं कि हम वहाँ पर दोबारा से आपको उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर पढ़ाएंगे। यहाँ पर हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो चीज़ें अभी तक हमने नहीं पढ़ी हुई हैं। जैसे कि मान लेते हैं पवार वंश हो, कार्तिकेयपुर राजवंश हो, या फिर चंद वंश हो, गोरखा काल हो, ब्रिटिश काल हो। कोई क्वेश्चन बाई चांस वहां से छूट गया है तो उनको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। मतलब कि ये जो भी आप लोग पढ़ेंगे सब कुछ नया रहेगा। जो चीज़ें अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाई हैं, जो पॉइंट मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाए हैं, तो उनका हम लोग यहाँ पर वन लाइनर के रूप में अध्ययन करेंगे। क्योंकि टॉपिक वाइज तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जो चीज़ें हमारे छूट गई हैं, या फिर जो चीज़ें, जो क्वेश्चन, जो टॉपिक एग्जाम में, जो पॉइंट एग्जाम में आने के लिए महत्वपूर्ण है, उनका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जहाँ पर मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो वहाँ पर थोड़ी सी फॉन्ट प्रॉब्लम है। आप सभी लोग जानते हैं द्वारा कैसे लिखा जाता है, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे थोड़ी सी फॉन्ट प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा इसको समझ जाए कीजिए। तो देखिए, कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा 1998 में प्रोफेसर MP जोशी एवं BDS नेगी के संरक्षण में प्रागैतिहासिक कालीन स्थलों का उत्खनन कहाँ से शुरू किया गया था। तो देखिए, कभी कभी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्तमान में हम लोग देखते हैं जो परीक्षाओं का पैटर्न है काफ़ी चेंज हो चुका है। आड़े तिरछे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रखे जाते हैं। तो देखिए, ये बात हो रही है 1998 की। कुमाऊं विश्वविद्यालय के द्वारा ये उत्खनन शुरू करवाया गया था। तो ये कहाँ से शुरू करवाया गया था? धनखल गांव, अल्मोड़ा में। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, किस कत्यूरी शासक ने विजयेश्वर मंदिर को ऐसाल विषय के अंतर्गत यमुना नामक ग्राम अग्रहार के रूप में दिया था? तो देसठ देव ने। मैंने आपसे कहा था ना, कार्तिकेय वंश हो, पवार वंश हो, चंद वंश हो, जहाँ से भी कुछ छूटा होगा तो उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। अब देखिए, जब मैं आपको कार्तिकेयपुर आदि से पढ़ा रहा था तो वहाँ पर ऐसाल विषय, टंकरपुर विषय, बहुत सारे ऐसे मैंने 5-6 आपको पढ़ा रखे थे कि किसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो इन सब चीज़ों का तो हम लोग पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि विजयेश्वर मंदिर को ऐसाल विषय के अंतर्गत यमुना नामक ग्राम अग्रहार के रूप में किसने दिया था? तो देसठ देव ने। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है, कत्यूरी वंश के अधिकांश शासक कौन सी उपाधि धारण करते थे? तो मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। तो परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करते थे। और देखिए, इनकी अन्य उपाधियां और थी। जो कत्यूरी वंश के शासक थे उनकी कुछ अन्य उपाधियां और थी। कौन सी थी? परम महेश्वर तथा परम ब्राह्मण। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, चौथा क्वेश्चन, उत्तरकाशी के पुरोला से प्राप्त हुए हैं चित्रित धूसर मृतभांड और वेदी के अवशेष। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे बनेगा क्वेश्चन कि आपके सामने 4 जगहों के नाम दिए रहेंगे। पूछा जाएगा कि इनमें से किस जगह पर चित्रित धूसर मृतभांड और वेदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पुरोला, उत्तरकाशी से। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में इसको रख रहा हूं, तो इसको याद करेंगे। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, 5वां प्रश्न है, लखनपुर किस कत्यूरी राजा की राजधानी रहा? तो ये रहा था असंती देव की। किस व्यक्ति ने 1977 में टिहरी के पूर्व नरेश, यहाँ पर नरेश ऐड कर लेंगे, नरेश पूर्व नरेश है, पूर्व राजा, टिहरी के पूर्व नरेश मानवेंद्र शाह को चुनाव में हराया था? तो देखिए, परिपूर्णानंद पैन्नुली ने 1977 में टिहरी के पूर्व नरेश मानवेंद्र शाह को चुनाव में हराया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य में अंतरिम मंत्री परिषद ने 15 फरवरी 1948 को शपथ ली, जिसके मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए? तो ज्योति प्रसाद इसके मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे। हम लोग बात कर रहे हैं टिहरी राज्य की। जब अंतिम मंत्री परिषद वहां पर बनी थी 15 फरवरी 1948 को, तो उसके मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए थे? तो ज्योति प्रसाद। टिहरी राज्य में प्रजामंडल को वैधानिक स्वीकृति कब मिली? तो बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है। तो अगस्त 1946 में टिहरी राज्य में प्रजामंडल को वैधानिक स्वीकृति मिली थी। नवा क्वेश्चन,
1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य का भारत में संयुक्त प्रांत के 50वें जिले के रूप में विलयीकरण हुआ। इस विलयीकरण पर सर्वप्रथम किसने हस्ताक्षर किए थे? तो परिपूर्णानंद पैन्नुली ने इसमें सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए, और ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन से जिले के रूप में इसका विलयीकरण किया गया था। तो 50वें जिले के रूप में इसका विलयीकरण किया गया था। संयुक्त प्रांत मतलब जो अभी उत्तर प्रदेश है उसका पहले नाम संयुक्त प्रांत था, तो उत्तर प्रदेश कहें या संयुक्त प्रांत कहें, बात एक ही है। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, गढ़वाल के परमार वंश के काल में तिहाड़ क्या था? ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण का प्रश्न है। तिहाड़ क्या था? एक भूमिकर था। वैसे तो मैं जब आपको पवार वंश पढ़ा रहा था तो वहां पर से मैंने इसके बारे में आपको बताया था, तिहाड़ एक कर था, भूमिकर था, लेकिन ये उपज का 1/3 भाग था, ये मैंने आपको वहां पर से नहीं बताया था। तो ये नोट कर लेंगे, गढ़वाल के परमार वंश के काल में जो तिहाड़ था वो क्या था? पहली बात तो आपको याद करना है, भूमिकर था। यह उपज का 1/3 था। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंह नेगी ने कहाँ का मोर्चा संभाला था? तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध की हम लोग बात कर रहे हैं। तो फ्रांस के कोस्टवर्ट के समीप में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंह नेगी ने वहां पर मोर्चा संभाला था। देखिए यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करते हैं इस चीज का। यहाँ पर दरबान सिंह नेगी के साहस से एक 300 गज लंबी खाई को जर्मन सेना के चुंगल से निकाल लिया गया, जिस पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया। इसी असाधारण शौर्य प्रदर्शन के बाद स्वयं जॉर्ज पंचम ने अपने हाथों से लंदन में एक समारोह में इन्हें विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया। तो 1914 में दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया। तो विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह को कब प्रदान किया गया? 1914 में। और देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन गबर सिंह नेगी से भी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था कि गबर सिंह नेगी ने कहाँ का मोर्चा संभाला था। तो उसी प्रकार से विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी से भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जो विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंह नेगी हैं, कि उन्होंने कहाँ का मोर्चा संभाला था प्रथम युद्ध के दौरान। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने फ्रांस के कोस्टवर्ड का इलाका है, तो उसी के समीप, तो वहां पर जैसे कि युद्ध चल रहा था, ये वहां पर गए हुए थे, तो कोस्टवर्ड के समीप ही इन्होंने वहां का मोर्चा संभाला था। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, जैसे कि जो दरबान सिंह नेगी थे उनको विक्टोरिया क्रॉस मिल गया, तो इस पदक को प्राप्त कर दरबान सिंह नेगी आजीवन वीसी साहब के नाम से लोकप्रिय रहे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा कि वीसी साहब के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दरबान सिंह नेगी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंह नेगी ने कहाँ का? ये दरबान सिंह नेगी नहीं होगा, इसको आपको क्या करना है? गबर सिंह नेगी। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर आप लोग करेंगे गबर सिंह नेगी। तो दोस्तों अभी हाल ही के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जो हमारे विक्टोरिया क्रॉस गबर सिंह नेगी जी हैं, उन्होंने कहाँ का मोर्चा संभाला था? तो फ्रांस के न्यू सेपल मोर्चे को जर्मन सेना के विरुद्ध इन्होंने, हम लोग कह सकते हैं जर्मन सेना के विरुद्ध इन्होंने इस मोर्चे को संभाला था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण, दोनों के दोनों, एक दरबान सिंह नेगी वाला और एक गबर सिंह नेगी वाला। दरबान सिंह नेगी वाला जो संबंध रहेगा वो रहेगा फ्रांस के कोस्टवर्ड से, और गबर सिंह नेगी वाला जो संबंध रहेगा वो रहेगा फ्रांस के न्यू सेपल मोर्चे से। और देखिए इनको 1915 में इनको मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न, कगार की आग, ये यहाँ पर की होगा, कगार की आग तुम्हारे लिए समय साक्षी है, नील नदी का वृक्ष, एक आंख की कविता, इसको मैं काट देता हूँ, कगार ली आग हो गया, कगार की आग होगा, सुराज अरण्य किसकी रचनाएं हैं? तो ये हिमांशु जोशी की रचनाएं हैं। देखिए हिमांशु जोशी जी जो हैं उनकी रचनाएं हैं, इनके बारे में काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं, जैसे कि कगार की आग, तुम्हारे लिए, समय साक्षी है, और नील नदी का वृक्ष काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये सारी इनकी रचनाएं जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको लेकर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखेंगे, जो भी यहाँ पर आपको रचनाएं दिख रही हैं इनको आपको याद रखना है। 14वां प्रश्न है,
विशाल कीर्ति, गढ़वाल समाचार, गढ़वाली समाचार पत्र का एकीकरण कर साप्ताहिक गढ़वाल के नाम से प्रकाशन कब हुआ? देखिए वैसे तो आपको जो हमारी पत्रकारिता है उत्तराखंड की वो मैं आपको पूरी कंप्लीट करवा चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर से दोस्तों एक क्वेश्चन छूट गया था कि जो विशाल कीर्ति है, गढ़वाल समाचार है, गढ़वाली समाचार पत्र है, इनका एकीकरण कब किया गया था? तो 1915 में इन तीनों पत्रों का एकीकरण किया गया और साप्ताहिक गढ़वाल के नाम से इसका प्रकाशन हुआ। तो इस जो जब साप्ताहिक गढ़वाल के नाम से इसका प्रकाशन होता है, इसके संपादन का कार्य कौन संभालते हैं? विशंबर दत्त चंदोला। उसके बाद देखिए कत्यूरियों की पाली पछाऊ शाखा की राजधानी कहाँ थी? तो ये द्वाराहाट थी, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिलिंग की स्थापना कब होती है? 1973 में। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया भी है तो याद रखेंगे। उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना कब होती है? 1973 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग परिषद की स्थापना कब की? तो 1949 में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 18वां, उत्तराखंड मंडी परिषद या कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन कब हुआ? तो ये होता है सन 2000 में। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन कब हुआ? तो 1928 में। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन कब हुआ? 1928 में। उसके बाद देखिए उत्तराखंड में संस्कृत शिक्षा परिषद कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? देहरादून में। अगला प्रश्न देखिए उत्तराखंड अधिसूचित ऊर्जा नीति कब बनी? तो ये बनती है 2015 में। गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? CM अग्रवाल। अगला क्वेश्चन दोस्तों 23वां क्वेश्चन, उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा कानून कब बना? तो उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा कानून कब बना? सन 2000 में। और देखिए यहीं पर से ये बात आपको याद रखनी है। देखिए उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा कानून तो बन जाता है 2013 में, लेकिन उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा कानून कब से लागू हुआ? तो 1 अक्टूबर 2015 से उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा कानून लागू होता है। अगला क्वेश्चन 25वां, लैंसडाउन में गढ़वाली सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक बनाया गया, वो स्मारक कब बनाया गया? 1923 में। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये रहे थे आज के हमारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही हमारी सीरीज चलती रहेगी जब तक कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त नहीं हो जाते। तो दोस्तों फेसबुक पेज से आप लोग हमारे जुड़ जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सअप नंबर ही मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कुछ भी अगर आपको मुझसे पूछना होता है, कोई जानकारी लेनी हो, कुछ शेयर करना हो, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।